अब जैसे अपन वेक्टर को प्रिंट करवाते हैं तो वेक्टर के अंदर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं। स्टैक को प्रिंट करवाते हैं, स्टैक के अंदर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं। अब वैसे ही मुझे ऐसा करना हो कि मैं मेरी एक स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसको मैं प्रिंट करवाऊं तो उसका रोल नंबर, नेम, कोड्स प्रिंट हो जाए, मुझे डिस्प्ले को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़े। या एम्प्लॉय क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करवाऊं तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी सब प्रिंट हो जाए। तो अब ऐसा किस तरह से करेंगे? अब इसके लिए काम में आता है एक मेथड टू स्ट्रिंग। प्री डिफाइंड मेथड है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट नाम की क्लास में होता है, और जितनी भी क्लासेस बनती हैं उन सबकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई ऑडियो सीडी। इसमें लिया मैंने नेम, सिंगर और रिलीज ईयर डेटा मेंबर्स। इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया बिना आर्ग्यूमेंट वाला और दो आर्ग्यूमेंट वाला। फिर इसके बाद मैंने इस क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड भी बनाया जो सिंगर का नेम, एल्बम का नेम और रिलीज ईयर डिस्प्ले करेगा। नई चीज है यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड। मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ये मेथड अपन अपनी क्लास में बना रहे हैं ऑडियो सीडी क्लास में। ऑडियो सीडी की मैंने कोई भी पेरेंट क्लास नहीं स्पेसिफाई करी है, तो उसकी पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट नाम की क्लास। ऑब्जेक्ट नाम की क्लास में ये टू स्ट्रिंग मेथड होता है। अपन अपनी क्लास में भी बना रहे हैं तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। अब इस टू स्ट्रिंग मेथड में क्या किया, मैंने जे नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैसेज स्टोर किया एल्बम इज प्लस एल्बम का नेम, न्यू लाइन सिंगर इज सिंगर का नेम, न्यू लाइन ईयर ऑफ रिलीज इज रिलीज ईयर। तो मैंने जे नाम के वेरिएबल में एल्बम का नेम, सिंगर का नेम और रिलीज ईयर कंबाइन करके स्टोर कर दिया, और इसको मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न जे। इसका मतलब मैंने एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाया जिसके अंदर मैंने क्लास में जितने भी डेटा मेंबर्स थे सबकी वैल्यू कंबाइन करी और उसको रिटर्न करवा दिया। अब जब मैं यहाँ पे ऑडियो सीडी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑडियो सीडी बी इक्वल टू न्यू ऑडियो सीडी, और मैंने एल्बम का नेम, सिंगर का नेम और रिलीज ईयर स्पेसिफाई किया। अब जब मैं बी डॉट डिस्प्ले लिखूंगा तब तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक अपन ने किया है, सिंगर का नेम, एल्बम का नेम और रिलीज ईयर प्रिंट हो जाएगा। नई चीज क्या है, अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी। बी का टाइप है ऑडियो सीडी, तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है बी ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी टू स्ट्रिंग ही कॉल होगा। मैं लिखना चाहूं तो बी डॉट टू स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं। तो जब अपन स्टैक को प्रिंट करवाते हैं, स्टैक ऑब्जेक्ट को, तो उसका टू स्ट्रिंग कॉल होता है। वेक्टर को प्रिंट करवाते हैं तो उसका भी टू स्ट्रिंग कॉल होता है। वैसे ही जब मैंने यहाँ पे मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो उसका भी टू स्ट्रिंग कॉल होगा। टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करवा सकते हैं। मान लो अगर मेरी क्लास के अंदर 10 डेटा मेंबर्स हैं स्टूडेंट क्लास में, तो मैं 10 के 10 को कॉमा से या न्यू लाइन में सेपरेट करके रिटर्न करवा सकता हूँ। उस केस में मुझे फिर डिस्प्ले बनाने की जरूरत नहीं है। तो या तो आप टू स्ट्रिंग बना लो और उससे रिटर्न करवा लो, या आप डिस्प्ले बना लो। अपन ने दोनों बनाए इस प्रोग्राम में। मैंने आपको समझाने के लिए दोनों बनाया है। अपन बी डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो डिस्प्ले कॉल होगा, उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी लिखूंगा तो ऑडियो सीडी क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा,
टू स्ट्रिंग मेथड जो भी रिटर्न करेगा, इस केस में टू स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? एल्बम का नेम, सिंगर और रिलीज ईयर। वेक्टर के अंदर अपन ने स्ट्रिंग स्टोर करी थी या न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर्स स्टोर करे थे। अब वेक्टर में मैं अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहूं तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई बुक। बुक क्लास के अंदर मैंने एक नेम और ऑथर डेटा मेंबर्स लिए, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें बुक के नेम में रेडी प्लेयर 1 और ऑथर में अर्नेस्ट क्लाइन असाइन किया। एक मैंने दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें नेम और ऑथर जो आर्ग्यूमेंट से आएंगे वो स्टोर होंगे। डिस्प्ले मेथड बनाया मैंने। मेन जो इसमें स्टार्ट हो रहा है वो मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से समझे अपन। मैंने वेक्टर बनाया, वेक्टर, और बनाते हुए मैंने यहाँ पे क्या दिया? बुक। इसका मतलब इस वेक्टर में अब सिर्फ बुक टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं। इसको मेमोरी अलोकेट करी। फिर मैंने बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A1 जिसमें बुक का नाम और ऑथर का नाम दिया। A2 इसमें भी बुक का नाम और ऑथर का नाम दिया। A3 जिसमें कुछ भी नहीं दिया, तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वेक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट है Q। Q का मैंने ऐड एलिमेंट मेथड कॉल किया। इसको मैंने A1 पास किया, फिर ऐड एलिमेंट A2, ऐड एलिमेंट A3। तो बुक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिए। तो इस तरह से अपन वेक्टर के अंदर अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक म्यूजिक एल्बम क्लास बनाई जिसमें नेम, सिंगर और रिलीज ईयर लिया। इसके अंदर मैंने बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर और आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्प्ले मेथड बनाया म्यूजिक एल्बम क्लास में। फिर मैंने एक बुक क्लास ली है जो पिछले प्रोग्राम वाली है, उसमें भी मेथड है। इस बार मैंने शो मेथड लिया है डिस्प्ले की जगह, और बाकी तो कंस्ट्रक्टर्स हैं इसमें। अब वेक्टर मैंने डिक्लेयर किया Q, नया यहां से स्टार्ट होता है वेक्टर Q। अब की बार मैंने ऐसा वेक्टर बनाया जिसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A1। इसमें बुक का नाम और ऑथर का नाम स्टोर किया। A2 बुक क्लास का ऑब्जेक्ट, और वेक्टर के अंदर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया, Q डॉट ऐड एलिमेंट A1 और Q डॉट ऐड एलिमेंट A2। फिर मैंने म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया M1। उसमें मैंने सिंगर का नेम, एल्बम का नेम और रिलीज ईयर, पहले एल्बम का नेम, फिर सिंगर का नेम और फिर रिलीज ईयर स्टोर किया, और वेक्टर Q में इन दोनों को भी ऐड कर दिया। अब Q नाम के वेक्टर में दो ऑब्जेक्ट्स तो बुक क्लास के हैं और दो म्यूजिक एल्बम क्लास के हैं। वेक्टर के अंदर अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अपने वेक्टर Q में पहले मैंने दो ऑब्जेक्ट बुक क्लास के ऐड किए, फिर दो म्यूजिक एल्बम के ऐड किए। इसके बाद मैं चाहूँ तो एक एम्प्लॉय का भी ऐड कर सकता हूँ, स्टूडेंट का भी ऐड कर सकता हूँ, फिर मैं स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने अभी टोटल 4 ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं, दो बुक क्लास के, दो म्यूजिक एल्बम क्लास के। म्यूजिक एल्बम क्लास में डिस्प्ले मेथड है, बुक क्लास में शो मेथड है। अब मैंने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन Q डॉट साइज तक। तो 0 से लेके लेस देन 4 तक लूप चलेगा। Q डॉट एलिमेंट एट ऑफ I। अब इस वेक्टर में तो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट एट मेथड क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट ओबीजे में असाइन कर दिया। तो पहली बार लूप चलेगा, ओबीजे में बुक क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरी बार भी बुक का आएगा, फिर तीसरी बार म्यूजिक एल्बम का आएगा, चौथी बार भी म्यूजिक एल्बम का आएगा। तो अब मुझे अगर मेथड्स को कॉल करना हो
तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। पिछले प्रोग्राम में तो बुक मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया था वेक्टर बनाते हुए, इस बार वेक्टर में किसी भी तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, तो अब मेथड्स को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। हर क्लास में अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इफ ओबीजे इंस्टेंस ऑफ म्यूजिक एल्बम। इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर है जिसके पहले ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम आता है, बाद में क्लास का नाम आता है, और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इस लाइन का मतलब क्या है? अगर ओबीजे में म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, एल्स इफ ओबीजे में अगर बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा। अब ओबीजे में अगर म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ओबीजे को मुझे म्यूजिक एल्बम में टाइपकास्ट करना पड़ेगा और फिर डिस्प्ले को कॉल करेंगे। अगर ओबीजे में बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ओबीजे को बुक टाइप में टाइपकास्ट करेंगे और फिर शो को कॉल करेंगे। तो इसका मतलब मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ओबीजे का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ओबीजे का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि एलिमेंट एट मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह म्यूजिक एल्बम तो लिख नहीं सकता, ना बुक लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स स्टोर हैं। तो अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि वेक्टर का एलिमेंट जो आया है वो किस टाइप का है, तो उसके लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर ओबीजे में म्यूजिक एल्बम क्लास का ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है वो यहाँ लिखेंगे। ओबीजे में अगर बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो क्या करना है वो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप डेट वाले प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो नीचे नोट लिखा हुआ आता है, वार्निंग्स आती हैं। तो वो वार्निंग्स अगर मुझे हटानी हो तो उसके लिए जावा में काम में आते हैं एनोटेशन। एनोटेशन जो कंपाइलर को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहां दिया @सप्रेस वार्निंग्स, मतलब वार्निंग्स को सप्रेस कर देगा। किस तरह की वार्निंग्स को? डेप्रिकेटेड मेथड्स से रिलेटेड वार्निंग्स को सप्रेस कर देगा। तो अब इसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। @सप्रेस वार्निंग्स, कौन सी वार्निंग्स को सप्रेस करना है? जिस भी तरह की वार्निंग्स को आपको सप्रेस करना हो वो आप यहाँ दे सकते हो। सप्रेस करना मतलब अब वो वार्निंग्स नहीं आएंगी। तो मैंने यहाँ दिया डेप्रिकेशन, मतलब डेप्रिकेटेड मेथड्स के यूज करने पे जो वार्निंग्स आती हैं वो अब नहीं आएंगी। तो अब इसमें भी मैंने डेट क्लास यूज करी है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करने पे वार्निंग्स नहीं आएंगी। एनोटेशंस काफी सारी होती हैं, उसमें से एक मैंने आपको करवाई है, सप्रेस वार्निंग्स। इनम का यूज करके अपन ऐसा डेटा टाइप बना सकते हैं जिसमें कुछ फिक्स्ड वैल्यूज में से कोई वैल्यू आए। इनम आप लोगों ने सी में भी पढ़ा हुआ है। मैंने यहाँ एक इनम बनाया करेंसीज, और करेंसीज नाम के इनम में मैंने पॉसिबल वैल्यू दी पाउंड, डॉलर, रबल, येन और रुपी। अब मैं करेंसीज टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, करेंसीज ए इक्वल टू, इसमें वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे? करेंसीज डॉट पाउंड, इनम का नाम डॉट जो भी आपको उसमें वैल्यू असाइन करनी। ऐसे ही ए में मैं असाइन कर सकता हूँ करेंसीज डॉट येन, करेंसीज डॉट रबल, करेंसीज डॉट यूरो असाइन करूंगा तो एरर आएगा क्योंकि यूरो इस लिस्ट में नहीं है। तो करेंसीज टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसमें कुछ फिक्स्ड वैल्यूज में से ही कोई वैल्यू आ सकती है, वो फिक्स्ड वैल्यूज जो अपन ने इनम बनाते हुए दी हैं। जब अपन इनम टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो इस केस में पाउंड आएगा, इस केस में येन, इस केस में रबल। सी और C++ में तो इसकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट होती है, यहाँ पे जो आपने वैल्यू असाइन करी है वही प्रिंट होती है। इनम टाइप के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया करेंसीज ए
इसमें वैल्यू असाइन करते हुए आपको देना पड़ेगा करेंसीज डॉट पाउंड, करेंसीज डॉट येन। इस तरीके से मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता ए इक्वल टू पाउंड, ए इक्वल टू येन, इस तरीके से। इनम को अपन पब्लिक क्लास के ऊपर भी बना सकते हैं। इनम करेंसीज, इसमें पॉसिबल वैल्यू दी यूरो, पाउंड, डॉलर, येन। अब अगर मुझे इनम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो चाहिए, तो इनम का मेथड होता है वैल्यूज, करेंसीज डॉट वैल्यूज। इससे इनम की सारी वैल्यूज ए में आ जाएंगी। तो ए क्या बनेगा? एरे। तो ए में 0 इंडेक्स पे यूरो आएगा, 1 पे पाउंड, 2 पे डॉलर और 3 पे येन। इसको जब अपन प्रिंट करवाएंगे लूप चला के ए ऑफ आई को, तो पहले प्रिंट होगा 0 इंडेक्स वाला, मतलब यूरो, पाउंड, फिर डॉलर, फिर येन। अब फॉर ईच लूप भी चला सकते हैं। ए नाम की एरे की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ क्या करी, क्यू में ले ली। एक एक करके ए एरे की सारी वैल्यूज क्यू नाम के वेरिएबल में आएंगी। क्यू का टाइप है करेंसीज। तो अगर मैं क्यू को प्रिंट करवाऊंगा तब तो वैल्यू प्रिंट होगी यूरो। और अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा वो कौन सी पोजीशन पे है, क्यू डॉट ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है। तो पहला वाला 0 पोजीशन, तो ऑर्डिनल से अपने को ये पता लगता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। अब यहाँ पे अपन यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं और करेंसीज टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने W नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया करेंसी नेम का। अब मुझे उसको करेंसीज टाइप के वेरिएबल Q में असाइन करना है। तो उसके लिए वैल्यू ऑफ मेथड होता है करेंसीज डॉट वैल्यू ऑफ W। मतलब यूजर ने जो भी W में दिया है उसको करेंसीज में कन्वर्ट करेगा। अब इस केस में अगर यूजर ने वैलिड वैल्यूज में से कुछ दी हैं तब तो वो कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएंगी, और नहीं तो आएगा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अगर यूजर ने, जो अपन ने यूरो, पाउंड, डॉलर या येन के अलावा कुछ दिया हुआ है यूजर ने, तो एरर आएगा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो यूजर से स्ट्रिंग में इनपुट लेके और वैल्यू ऑफ मेथड का यूज करके उसको अपन इनम टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं।